कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे, फुल पावर। पढ़ाई चल रही होगी बिंदास, झक्कास। चलें, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हो जाइए आप लोग एकदम शांत, एकदम कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान यहाँ पे लगा दीजिए, पूरी एकाग्रता यहाँ पे लगा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, एकाग्र हो जाए, बेहतरीन एकाग्रता। चले, हम लोग पढ़ लिए थे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। हम लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, पढ़ नहीं लिए थे, पढ़ रहे थे हम लोग, क्योंकि अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुआ था। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया था नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हमने देख लिया था नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, जो कि सेम अपोजिट थी। एक अभिक्रिया हम लोग देख चुके थे संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हम लोग देख चुके थे वियोजन अभिक्रिया। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया नंबर 3। अभिक्रिया नंबर 3, उसको पढ़ने से पहले चलिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं। देखिए, जो तत्व होते हैं, कुछ तत्व बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, कुछ तत्वों को क्रिया करने में थोड़ा सा समय लगता है। जो तत्व बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेते हैं उनको अधिक क्रियाशील तत्व कहा जाता है, और जिनको क्रिया करने में थोड़ा समय लगता है, मंद क्रिया करते हैं या क्रिया करते ही नहीं, उनको कम क्रियाशील कहा जाता है। क्रियाशीलता का क्रम, तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम हमें याद होना चाहिए, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, Ca, उसके बाद Mg, Al, फिर आएगा जिंक, Fe, Sn, Pb, फिर H, फिर Cu, फिर Hg, फिर Au, उसके बाद Ag के बाद Au, और Au के बाद जो सबसे लास्ट में आएगा वो आता है Pt। ये कुछ तत्व हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्रम है। अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, जो पोटेशियम आया है, ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, सबसे अधिक क्रियाशील। और जो ये आया है Pt, ये जो है सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। अब अगर हमें ये चीजें याद हो गई, अगर हमें ये चीज याद हो गई कि क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, अब अगर आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, ऊपर से धाम से नीचे आओगे तो ये क्रियाशीलता का घटता क्रम है। जैसे 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 आप ऊपर बढ़ोगे आप अधिक क्रियाशील तत्व को पाते जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे आओगे आपको कम क्रियाशील तत्व मिलता जाएगा। यदि हमें ये याद आ गया, यदि ये याद हो गया, तो शायद तीसरी अपक्रिया पढ़ने में हमको थोड़ी सी कंफर्ट फील। जो हमारी तीसरी अपक्रिया है उसका नाम है विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अपक्रिया। ये हमारी है विस्थापन अपक्रिया। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अपक्रिया नंबर 3, और अपक्रिया नंबर 3 है विस्थापन अपक्रिया। अपक्रिया नंबर 3 विस्थापन अपक्रिया। क्या होती है विस्थापन अपक्रिया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको परिभाषित, उसे समझने के लिए
चलें सबसे पहले हम एक दो उदाहरण लेते हैं। हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, जिंक है। हमारे पास जिंक है और उसके साथ ही साथ हमारे पास है कॉपर सल्फेट। जिंक है और जिंक के साथ ही साथ हमारे साथ है कॉपर सल्फेट। इन दोनों की हम अपक्रिया करा देते हैं। इन दोनों की हम अपक्रिया करा देते हैं। इन दोनों की हम अपक्रिया करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ZnSO4 और साथ ही साथ जो Cu है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जिंक की अपक्रिया जब हम कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे, जब जिंक की अपक्रिया हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, जब जिंक की क्रिया हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है। एक एग्जाम्पल अगर हम और लेते हैं जिसमें हम AgNO3 की क्रिया NaCl से करा देंगे। AgNO3 की क्रिया हम NaCl से करा देंगे। हमने AgNO3 लिया और उसकी क्रिया करा दी हम NaCl से, तो ये क्या बना देगा? ये आपका AgCl बना देगा और NaNO3 बना देगा। NaNO3 बना देगा। AgNO3 की क्रिया अगर हम NaCl से करा दिए तो हमारा क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर देख रहे हैं तो जिंक ने क्या किया? जिंक ने क्या किया? वो चला गया SO4 के साथ और कॉपर हो गया है अलग। जगह का बदलाव हो गया है, जगह बदल रही है। सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है। Ag चला गया है Ag चला गया है Cl के साथ और जो NO3 है वो चला गया है Na के साथ। यहाँ पर भी स्थानों का परिवर्तन हुआ है दोनों ही जगहों पर, चाहे आप इस अभिक्रिया में देखें या फिर आप इस अभिक्रिया में देखें, चाहे इस अभिक्रिया में देखें चाहे इस अभिक्रिया में देखें, दोनों ही जगहों पर जगह का परिवर्तन हो रहा है, स्थान का परिवर्तन हो रहा है। एक के स्थान पर कोई दूसरा आ रहा है और दूसरा कहीं और जा रहा है या उसी के पहले वाले के स्थान पे आ रहा है। यहाँ पे देखें तो कॉपर के स्थान पर आया है जिंक और कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर देखें तो Ag ने Na का जगह ले लिया, AgCl बन गया, और Na ने Ag का जगह ले ली, NaNO3 बना दिया। स्थानों का परिवर्तन हो रहा है, स्थानों का परिवर्तन हो रहा है और स्थान का परिवर्तन ही विस्थापन कहलाता है। विस्थापन, किसी चीज का विस्थापन। कहने का मतलब ये है, मार्कर हमारी इस हाथ में रेड थी और इस हाथ में ब्लैक थी, हमने ब्लैक की जगह पे रेड को ले लिया और रेड की जगह पे ब्लैक कर दिया, ये यहाँ पर विस्थापन हो गया है। विस्थापन, इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या होती है विस्थापन अपक्रियाएं? एक विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल आपके सामने ये है और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ये है। दोनों की दोनों ही विस्थापन अपक्रिया है, दोनों ही विस्थापन अपक्रिया है, लेकिन ये किसी और तरीके की है और ये किसी और तरीके की है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? एक किसी तत्व ने, किसी एक तत्व ने किसी यौगिक के तत्व से विस्थापन कर लिया, स्थान परिवर्तन कर लिया और जाकर के नया यौगिक बनाया और एक नया तत्व मिला। इसमें क्या हुआ? दो यौगिक थे, दो यौगिक थे, दो यौगिक थे और उन यौगिकों में से, उन अलग अलग यौगिकों में से, उन अलग अलग यौगिकों में से किन्हीं दो यौगिकों ने एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर लिया, एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर लिया, विनिमय कर लिया। विनिमय मतलब अदला बदली, विनिमय कर लिया और फिर जाकर के नए उत्पादों का निर्माण किया, नए यौगिकों का निर्माण किया। तो विस्थापन अपक्रिया में एक एग्जाम्पल ये है और विस्थापन अपक्रिया का ही एग्जाम्पल ये भी है। इस एग्जाम्पल में क्या होता है? इस एग्जाम्पल में क्या होता है? एक तत्व है और एक यौगिक है। इसमें क्या होता है? दोनों यौगिक होते हैं। यहाँ पे जो तत्व होता है वो यौगिक के तत्व से अदला बदली कर लेता है और यहाँ पर क्या होता है? यौगिक होते हैं और ये दोनों यौगिकों के एक एक तत्व अदला बदली कर लेता है। यहाँ पर सिर्फ एक तत्व बदलता है, एक तत्व बदलता है। ऐसा कह सकते हैं कि एक तत्व बदलता है, एक तत्व बदलता है। इसको कहते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया।
यहाँ पर दो दो तत्वों ने जगह बदल लिया, दो दो तत्वों ने जगह बदल लिया। यहाँ पर ये इसके साथ गया और हटा दिया कॉपर को, इसकी जगह पर गया और कॉपर को हटा दिया, कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, एजी ने Na की जगह ली है, एजी ने Na की जगह ली है। ये देखिए Cl था, एजी ने जगह ले ली, और Na ने जो है एजी की जगह ले ली, एजी ने Na की जगह ले ली और Na ने एजी की जगह ले ली। इन्होंने एक दूसरे से अदला बदली कर लिया, एक दूसरे से विनिमय कर लिया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ Zn ने Cu की जगह ले ली और Cu बाहर हो गया, Zn ने Cu की जगह ले ली और Cu बाहर हो गया। यहाँ पर एक तत्व का विस्थापन हो रहा है, जबकि यहाँ पर दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है। जब एक तत्व का विस्थापन होता है, जब एक तत्व का विस्थापन होता है, जब एक तत्व का विस्थापन होता है, तो उसे हम लोग जानते हैं एकल विस्थापन के नाम से। ये अभिक्रिया हमारी एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी एकल विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। और जबकि जो ये अभिक्रिया है हमारी, ये वाली अभिक्रिया जो है, इसमें दो तत्वों का विस्थापन होता है, इसमें दो तत्वों का विस्थापन होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों के मध्य स्थान परिवर्तन होता है, या अदला बदली होती है, या उनमें विनिमय होता है, या फिर एक तत्व का विस्थापन होता है, या फिर दो तत्वों का विस्थापन होता है, वैसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें देखिए तत्वों का भी विस्थापन होता है और यौगिक में उपस्थित तत्व का भी विस्थापन होता है। यहाँ पर तत्व चला गया है, लेकिन यहाँ पर यौगिक में से तत्व गया, यहाँ तत्व अकेला था और यहाँ पर तत्व यौगिक के साथ है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों के विस्थापन से तत्वों के विस्थापन से तत्वों के विस्थापन से विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है अदला बदली, स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन ऐसा भी कह सकते हैं, स्थान परिवर्तन। ठीक है, जिसमें तत्वों के विस्थापन से नए यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर तत्वों का विस्थापन हो गया, नए यौगिक बने। यहाँ AgNO3 था, वहाँ AgNO3 नहीं है, AgCl है। यहाँ NaCl था, वहाँ NaCl नहीं है, वहाँ NaNO3 है। ठीक है, से नए यौगिक एवं तत्व, नए यौगिक, यहाँ पर देखिए यौगिक का, यहाँ पर देखिए नए तत्व का। तो नए तत्व को पहले भी लिख सकते हो आप, नए तत्व तथा नए यौगिका, नए तत्व तथा नए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नए तत्व या तो नया तत्व बनेगा या यौगिक बन सकता है। नए तत्व अथवा यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है, होता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक एकल विस्थापन अभिक्रिया, नंबर दो द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के रूप में एक तत्व तथा दूसरा यौगिक होता है,
और अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और नए उत्पाद का निर्माण करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या होती है अधिक क्रियाशील तत्व? आपको पहले ही बता दी। कम क्रियाशील कौन होती है? आपको पहले ही बता दिए। यहाँ पर Zn क्या है? अब आप बताएं। Zn क्या है? अधिक क्रियाशील है। Zn क्या है? अधिक क्रियाशील है। जबकि Cu क्या है? यहाँ पे देखिए Cu क्या है? Cu जो है वो कम क्रियाशील है। Cu जो है वो कम क्रियाशील है। एकल विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर हटाकर जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर नए यौगिक तथा तत्व का, ये देखिए नए यौगिक बन गया ना, ये नया यौगिक बन गया, ये नया तत्व बन गया। नए यौगिक तथा तत्व का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अपक्रिया में सिर्फ एक ही तत्व का विस्थापन होता है। इस अपक्रिया में केवल एक तत्व का विस्थापन होता है। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में केवल एक तत्व का केवल एक तत्व का विस्थापन केवल एक तत्व का विस्थापन होता है। एक तत्व का विस्थापन होता है। केवल एक ही तत्व का विस्थापन होता है, इसीलिए एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या हुआ? द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या हुआ? द्विविस्थापन अपक्रिया में देख लें कि अभिकारक यौगिक ही है और यौगिक के तत्वों में क्या हुआ है? यौगिक के तत्वों में विनिमय हुआ है और उस विनिमय से नए यौगिकों का निर्माण हुआ है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों अभिकारक के यौगिकों अभिकारक के यौगिकों के तत्वों के मध्य विनिमय से तत्वों के मध्य विनिमय मतलब अदला बदली, एजी की जगह Na चला गया और Na के स्थान पर Ag आ गया, के मध्य विनिमय से मध्य विनिमय से नए उत्पाद का निर्माण होता है या नए यौगिकों का निर्माण होता है। नए यौगिक का निर्माण होता है। नए यौगिक का निर्माण होता है। ये थी हमारी विस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें तत्वों के विस्थापन से नए तत्व या फिर नए यौगिक का निर्माण होता है। तत्वों के आपस में विस्थापन से एक तत्व की जगह पर दूसरे तत्व का आ जाना, उससे नए यौगिक या नए तत्व का निर्माण होता है, तो वह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और यदि अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें एक यौगिक है एक तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील को विस्थापित कर दिया, हमेशा अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। इसमें Zn अक्रियाशील अधिक था, Cu कम अक्रियाशील था,
जेड एन देखिए यहाँ पर है, जेड एन देखिए यहाँ पर है। तो ये क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, जैसे जैसे ऊपर जाओगे अधिक क्रियाशील, जैसे जैसे ऊपर जाओगे अधिक क्रियाशील। तो कॉपर नीचे होता है, कॉपर यहीं पर मिल गया और ये यहाँ पर, तो अधिक क्रियाशील कौन हुआ, अधिक क्रियाशील कौन हुआ, अधिक क्रियाशील जेड एन हुआ, अधिक क्रियाशील जेड एन हुआ। जेड एन कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तू बाहर जा, और जेडन उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, सीयू की जगह खुद बैठ जाएगा। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके नए यौगिक और नए तत्व का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व इसमें विस्थापित होता है, एकल विस्थापन कहलाता है। इसमें यौगिकों के मध्य दो तत्वों का विस्थापन होता है, दो तत्वों का विस्थापन होता है, दो नए यौगिक बन जाते हैं, ये द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपक्रिया नंबर, अपक्रिया के प्रकार में नंबर 3 हो गया, नंबर 4 पढ़ता है, नंबर 4। और वो नंबर 4 अपक्रिया है ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हमारे पास एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझना आसान होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास कार्बन था, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करा दिया, जलाया, तो जा करके वो क्या करेगा जानते हो, वो जा करके CO2 बनाएगा। लेकिन सिर्फ CO2 नहीं बनाएगा, कुछ और भी देगा, कुछ और भी देगा, और वो जो देगा वो ऊष्मा होती है। ऊष्मा कितनी ऊष्मा दे देगा, 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपका ये है कि आप कार्बन को ले लोगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन कराओगे, तो वो CO2 बनाएगा, साथ ही साथ में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी देगा। दूसरी अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो हम N2 ले लेते हैं और O2 ले लेते हैं। एक हमने ले लिया N2, यहीं पर सीख लेते हैं, N2 ले लेते हैं और साथ ही साथ O2 ले लेते हैं, तो ये बना देगा 2NO, ये बनाता है 2NO। लेकिन इससे क्या होती है, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो लगती है, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें लग जाती है इस अभिक्रिया को करने में। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो ऊर्जा को, जो ऊष्मा को देगी कि ले लो मुझसे ऊष्मा। लेकिन एक अभिक्रिया आपके पास ऐसी है जिसको होने में ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी कि दे दो मुझे ऊष्मा, मुझे ऊष्मा चाहिए। ये ऊष्मा को क्या करेगी, ये ऊष्मा को दे देगी, ले जा। ये ऊष्मा को क्या करेगी, ये ऊष्मा को क्या करेगी, मुझे ऊष्मा चाहिए, ला दो, दे दो मुझे ऊष्मा, तो मैं अभिक्रिया करूंगी। अगर N2O2 से तुमको 2NO बनाना है, अगर N2 और O2 की तुमको अभिक्रिया करानी है, तो हमको 45 किलो कैलोरी ऊष्मा चाहिए, तभी करूंगी, नहीं तो नहीं। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, कार्बन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, मैं तुमको ऊष्मा दे दूंगा, मैं खुद दे दूंगा। ये ऊष्मा को देता है और ये ऊष्मा को लेती है। ये ऊष्मा को निकालने का प्रयास करता है कि हम ऊष्मा देंगे, तो ये ऊष्मा को ग्रहण करता है। जो ऊष्मा को दे दे, जो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को दे दे, वो ऊष्मा छेपी है, और जो रासायनिक अभिक्रिया को होने में ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, वो ऊष्मा शोषी है। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया ये हो रही हमारी, ये हुई हमारी ऊष्मा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया
जिसे कराने पर जिसे कराने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकालती है, ऊष्मा मुक्त होती हो या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल तो ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर जो है आपकी अभिक्रिया जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये ऊष्मा को ले दे दो। अच्छा, प्राप्त ऊष्मा को उत्पाद में प्लस के साथ लिखते हैं। प्राप्त जो ऊष्मा प्राप्त होगी आपको, प्राप्त ऊष्मा को प्राप्त ऊष्मा को उत्पाद में प्लस के साथ लिखते हैं, प्लस के साथ लिखते हैं, प्लस के साथ लिखते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी अभिक्रिया की एग्जाम्पल है। कौन सी अभिक्रिया की एग्जाम्पल है, ऊष्मा शोषी, ये सोखेगी, शोषी है, ये सोखेगी, ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने में जिसे होने में जिसे होने में जिसे होने में ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसे ऊष्मा दी जाए, ऊष्मा की आवश्यकता या ऊष्मा ग्रहण करे, जिसे होने में ऊष्मा की आवश्यकता हो या ऊष्मा सोखे, ऊष्मा की ऊष्मा का अवशोषण करे, ऐसा भी लिख सकते हैं, ज्यादा समझना है। होने में ऊष्मा का अवशोषण करे, होने में होने में वह ऊष्मा का अवशोषण करे, वह ऊष्मा का अवशोषण करे, सोखे, अवशोषण करे, ग्रहण करे, अवशोषण करे, अवशोषण करे, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये हमारी आज दो और अभिक्रिया होगी। तो नंबर 1 अभिक्रिया संयोजन पढ़ लिया हमने, नंबर 2 हमने पढ़ लिया है वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 हमने आज पढ़ ली विस्थापन अभिक्रिया, और ये चौथी नंबर की अभिक्रिया थी अब ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक प्रकार की अभिक्रिया और आपकी बची है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ना होगा। क्रियाशीलता का क्रम आप याद कर लो, क्रियाशीलता का क्रम आपको क्या कहते हैं कि काम आता रहेगा, क्रियाशीलता का क्रम आपको बहुत काम आएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक को पढ़ सकते हो, बुक से देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अधिक क्रियाशील तत्व की कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, ये क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। आप इसको याद कर लें, KNaClMgL ZnFASNPBHCuHGHEAGAGPT। कोई चीज जब बार 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 बोली जाती है, वो चीजें हमारे मस्तिष्क में जाकर के एकदम बैठ जाती है। बार बार बोलो, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। जब आपको चीजें नहीं याद होती तो आप ट्राई करो, लिखो 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 लिखो, सबसे बड़ी पावर है लिखना, सबसे बड़ी। आप ट्राई करते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, रटते रहो, मनन करते रहो, मेमोराइज करते रहो, जहां भी बैठो यही सोचो, अरे यार क्या ही क्रम था, अच्छा इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, याद कर डालो, काम आएगी। अभी आपकी आगे भी काम आएगी केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम आएगी। अब जब हम चैप्टर को एंड करेंगे तो हो सकेगा आपको सारी अपनियों को एक बार रिवीजन कराएं माइंड मैप के थ्रू, तो उसमें ये याद करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।